नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन हम लोग करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। कुल 3 खंड में यह विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें अधिकतम 50-50 शब्दों में देना होगा। इसमें पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजकीय शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, यानी यह कुल 15 अध्याय में विभाजित है। 180 प्रकरण है इसमें और लगभग 6000 के आसपास इसमें श्लोक है। यह जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, यह राजा के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। कर प्रणाली और न्याय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। यह ग्रंथ लोक कल्याण और सुदृढ़ प्रशासन का आधार है, यानी इसका जो मुख्य आधार है वो लोक कल्याण है और सुदृढ़ प्रशासन है, उसी के ऊपर इसको लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हर्षचरित। हर्षचरित पर अधिकतम 50 शब्द में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हर्षचरित महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित एक ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ है, यानी इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन, उनके पूर्वजों और तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। यह जो है कुल 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसको उच्छ्वास नाम दिया गया है। यह कृत ऐतिहासिक तथ्यों और साहित्यिक अलंकार का सुंदर मिश्रण है, जिसे संस्कृत का प्रथम गौरवशाली आख्यायिका काव्य माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है ईशान वर्मन। इस पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ईशान वर्मन मौखरी वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रथम स्वतंत्र शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। कन्नौज को एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र इनके द्वारा बनाया गया था और उनके शासनकाल के हड़हा अभिलेख से उनकी विजयों के बारे में पता चलता है। विशेष करके हुड़ों और गौड़ों पर जो जीत उनके द्वारा मिली हुई थी, इसकी जानकारी आपको हड़हा अभिलेख से मिलती है। उन्होंने उत्तर भारत में मौखरी सत्ता को मजबूती से स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आदित्य सेन। आदित्य सेन के बारे में आपको 50 शब्द में यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आदित्य सेन उत्तर गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने मगध में पुनः गुप्त सत्ता को पुनर्जीवित किया और परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी आदित्य सेन के द्वारा परम भट्टारक का उपाधि धारण किया गया था और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की गई थी। अपसर अभिलेख इनकी मिलती है, जिससे उनके विजयों और धार्मिक कार्यों की जानकारी मिलती है। उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर अपनी संप्रभुता सिद्ध की और शासन में स्थिरता लाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिर पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख है। यह कलिंग नरेश खारवेल द्वारा प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था। यानी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था और इस पर प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसमें खारवेल के शासन के 13 वर्षों का क्रमवार विवरण मिलता है। यह भारत का पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपको तो पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विवेचना कीजिए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र जीते गए थे, उन क्षेत्रों के बारे में, उन युद्धों के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी इनके द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उनकी विजयों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। एक एक करके हम लोग उनके विजयों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे।
पहली जो उनकी विजय है वो पंजाब और उत्तर पश्चिम की विजय है। यह चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय मानी जाती है। सिकंदर के मृत्यु के बाद फैली अराजकता का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों को ही जीता था, जिसमें पंजाब आता है, सिंध आता है। यहाँ यूनानी क्षत्रपों का राज था और इनके द्वारा यूनानी क्षत्रपों को यहाँ से खदेड़ा जाता है और वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो यह पहली विजय थी उनकी। दूसरी विजय मगध की विजय है, जिसके द्वारा नंद वंश का पतन होता है। यानी मगध जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता जाता है तब नंद वंश का वहाँ पर पतन हो जाता है। चंद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मगध के अत्याचारी राजा घनानंद को पराजित करना था। चाणक्य की कूटनीति की सहायता से उन्होंने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। यानी इसी विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला विजय देख लेते हैं। तीसरा विजय है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध 305 ईसा पूर्व में होता है और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। सिकंदर के उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर। इनके द्वारा 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी। फिर दोनों में संधि होता है और संधि में चंद्रगुप्त को हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान के प्रदेश मिलते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करता है और ईरानी राजदूत जो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है और इसके द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जाता है। अगली विजय देख लेते हैं। अगला जो विजय है वो दक्षिण भारत की विजय है। जैन ग्रंथों और अहरानूर से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में मैसूर तक के प्रदेशों को जीता हुआ था। यानी चंद्रगुप्त की जो विजय है ये केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत में मैसूर तक के क्षेत्र को चंद्रगुप्त ने जीता हुआ था। अब अगली विजय देख लेते हैं। अगली विजय है सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि जो सौराष्ट्र का क्षेत्र था, जो गुजरात में वर्तमान समय में स्थित है, वो चंद्रगुप्त के अधीन था, जहां उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक राज्यपाल नियुक्त किया गया था जिसका नाम पुष्यगुप्त था और इसी के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खंडित भारत को एक सूत्र में पिरोकर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुंग कौन थे। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शुंग कौन थे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शुंग प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। पुराणों और हर्षचरित के अनुसार इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम पुष्यमित्र शुंग था। यानी शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ये जो पुष्यमित्र शुंग थे ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और मगध की गद्दी इनके द्वारा हथिया लिया जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वैदिक धर्म का इनके द्वारा पुनरुत्थान किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। पहली जो उपलब्धि है वो विदेशी आक्रमणों का मुकाबला है। इनके द्वारा विदेशी आक्रमणों का मुकाबला किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग की सबसे बड़ी उपलब्धि जो यूनानी शासक थे, जो यवन शासक थे, उन यवन आक्रमणकारियों को परास्त करना था। कालिदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। उसके अनुसार उनके पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को धूल चटाई थी। यानी इनके द्वारा यवनों को पराजित किया गया था। अब अगली उपलब्धि देख लेते हैं। दूसरी जो उपलब्धि है वो है वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार। यानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार किया जाता है। मौर्य काल में शिथिल हुए ब्राह्मण धर्म को इनके द्वारा पुनः जीवन दिया जाता है। जो पुष्यमित्र शुंग थे इनके द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया था, जिसका प्रमाण जो है अयोध्या के शिलालेख से मिलता है। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजल इनके पुरोहित थे। यानी पतंजल के द्वारा ही यह यज्ञ करवाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है विदर्भ विजय। पुष्यमित्र ने दक्षिण के विदर्भ राज्य को जीतकर उसे अपने अधीन कर लिया था, अपने में मिला लिया था।
अगली जो चौथी उपलब्धि है वो कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में है। उनके काल में भरहुत के स्तूप का निर्माण किया गया था। सांची के स्तूप की जो वेष्टनी है यानी जो रेलिंग के पत्थर हैं इनके द्वारा ही लगवाया गया था, जो कला के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की बल्कि विघटित होते भारत को एक प्रशासनिक सूत्र में बांधकर सनातन संस्कृति को नई दिशा दी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। कनिष्क प्रथम की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उसके उपलब्धियों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क प्रथम, जिनका समय 78 ईस्वी के आसपास है, का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। एक एक करके उनकी उपलब्धियों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली उपलब्धि है सैन्य विजय और साम्राज्य। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो मध्य एशिया, जिसको चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है, मध्य एशिया से लेकर के उत्तर भारत में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर कुषाणों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया हुआ था। इनकी जो अगली उपलब्धि है वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, सांस्कृतिक क्षेत्र की उपलब्धि है। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया हुआ था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा ही किया गया था, जो आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। उनके काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का चरमोत्कर्ष हुआ, यानी विकास हुआ। यानी इनके समय में दो प्रकार के कला शैलियों का विकास हुआ, एक तो गांधार कला हो गया, दूसरा मथुरा कला हो गया। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है बौद्ध धर्म का प्रसार। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यानी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के समय में ही आयोजित की गई थी, और इसी संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। इसको जो है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। अगली जो उपलब्धि है वो विद्वानों का संरक्षण है। यानी उनके दरबार में अश्वघोष जैसे विद्वान थे, चरक थे, नागार्जुन जैसे महान विद्वान उनके दरबार में रहते थे। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि कनिष्क केवल एक विजेता नहीं बल्कि धर्म, कला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महान संरक्षक थे, जिन्होंने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड स देख लेते हैं। खंड स में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें 5वां प्रश्न आपका है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचन कीजिए। यानी मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, उसी के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। लगभग 137 वर्षों के शासन करने के बाद सम्राट अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के भीतर ही इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। इसके पतन के मुख्य कारणों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। यानी एक एक करके हम लोग उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिन कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसमें पहला कारण है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। यानी अशोक के बाद जो सिंहासन पर बैठे वो उत्तराधिकारी अत्यंत निर्बल थे। उसमें कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, ये अत्यंत निर्बल शासक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे, अशोक के जैसे शक्तिशाली नहीं थे। वे इतने विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य को संभालने में अक्षम रहे। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होते ही दूरस्थ प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। यानी पहला कारण जो है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है साम्राज्य का अत्यधिक केंद्रीकरण। साम्राज्य के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण भी मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। मौर्य प्रशासन पूरी तरह से सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर था। शासन की सभी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। जब तक चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासक रहे, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन अयोग्य शासकों के आते ही पूरी प्रशासनिक मशीनरी चरमरा गई और अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है अशोक की नीतियां और अहिंसा का प्रभाव।
ये हेमचंद राय चौधरी एक इतिहासकार हैं। इनका मानना है कि अशोक की जो नीतियां हैं और अशोक ने जिस अहिंसा को अपनाया था उसके कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। अशोक की धम्म विजय की नीति और सैन्य गतिविधियों के परित्याग ने सैनिकों को अकर्मण्य बना दिया। साम्राज्य की सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, जिससे वह न तो आंतरिक विद्रोहों को दबा सका और न ही विदेशी आक्रमणों को रोक सका। अगला कारण देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का जो अगला कारण है वो है वित्तीय संकट। विशाल सेना के रख रखाव, नौकरशाही के भारी वेतन और अशोक द्वारा दिए गए अत्यधिक दान पुण्य ने मौर्य राजकोष पर भारी दबाव डाला। परवर्ती मौर्य काल में सिक्कों में मिलावट और करों में वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और इस आर्थिक और वित्तीय संकट के चलते मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो जाता है। अब अगला कारण देख लेते हैं। अगला कारण है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन माना जाता है। इस इतिहासकार का नाम है हरप्रसाद शास्त्री। इनका मानना है कि मौर्य शासन विशेषकर अशोक की जो बौद्ध समर्थक नीतियां थी उसका ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों में इसका असंतोष पैदा हो गया था। यज्ञों पर प्रतिबंध और धम्म महामात्रों की नियुक्ति को ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों पर प्रहार माना। अंततः ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके इस असंतोष को अंजाम देता है, यानी साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है विदेशी आक्रमण। साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठा करके उत्तर पश्चिम से यूनानी यानी यवनों का आक्रमण होता है। मौर्य शासक इन सीमाओं की रक्षा करने में विफल रहे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला और अंतिम कारण जो है वो सैन्य तख्ता पलट है। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उनके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया और हत्या करके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और यहीं पर मौर्य वंश का अंत हो जाता है और मगध पर शुंग वंश का उदय हो जाता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि यह प्रशासनिक अक्षमता, आर्थिक संकट और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का सामूहिक परिणाम था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, छठा प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यहाँ गौतमी पुत्र सतकर्ण की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्ण सातवाहन वंश के 23वें और सबसे प्रतापी शासक थे, यानी सातवाहन वंश के 23वें राजा थे और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक इनको माना जाता है। उन्होंने न केवल अपने वंश की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी। उनके उपलब्धियों का विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है। एक एक करके उनके उपलब्धियों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली उपलब्धि है साम्राज्य का पुनरुद्धार और सैन्य विजय। गौतमी पुत्र सतकर्ण ने खोई हुई सातवाहन प्रतिष्ठा को वापस दिलाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता शक शासक नहपान को पराजित करना थी, यानी शक शासक जो नहपान थे, गौतमी पुत्र सतकर्ण उनको पराजित करते हैं। नासिक के पास जोगल थंबी से मिले नहपान के सिक्कों पर सतकर्ण का नाम पुनः अंकित मिलना उनकी पूर्ण विजय का प्रतीक है। उन्होंने यवनों और पल्लवों का भी दमन किया हुआ था। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है विशाल साम्राज्य का विस्तार, यानी इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। अभिलेखों के अनुसार उनका जो साम्राज्य था उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। उन्हें त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि उनके घोड़ों ने तीनों समुद्रों हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी पिया हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि उनका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत पर था, यानी उनका जो साम्राज्य था अत्यंत विशाल था। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि एक ब्राह्मण और सांस्कृतिक संरक्षण। उन्हें नासिक प्रशस्ति में एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने वैदिक धर्म की मर्यादाओं को फिर से स्थापित किया और समाज में जो वर्ण संकरता हो रही थी, जो जातियों का मिश्रण हो रहा था, उसको इनके द्वारा रोका गया, रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें आगमों का निवास यानी आगम निलय माना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है धार्मिक सहिष्णुता और दान। वे स्वयं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति वे अत्यंत उदार थे। उन्होंने बौद्ध संघों को अक्षय नीव यानी स्थायी दान के रूप में भूमि दान देने की प्रथा शुरू की।
उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म को पर्याप्त राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था, यद्यपि वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अगली उपलब्धि देख लेते हैं। अगली उपलब्धि है लोक कल्याणकारी प्रशासन। सतकर्ण एक प्रजापालक शासक थे। वे वेणकटक नामक नए नगर की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। उनके शासन में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और कृषि की स्थिति सुधरी। उन्होंने प्रजा पर कभी भी अनुचित कर नहीं लगाया, जिससे उनका काल सातवाहन इतिहास का समृद्ध काल बन गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने न केवल विदेशी आक्रांताओं को भारत से बाहर खदेड़ा, बल्कि दक्षिण भारत को एक सुदृढ़ राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान प्रदान की। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।